हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटीएसएल एग्ज़ाम 2023 ईयर 1 के बारे में। इस एग्ज़ाम का हम लोग मैथ्स का शुरू किए हैं सीरीज़ प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन का। तो आप देख सकते हैं कि आज का जो वीडियो होगा वो 2 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर 2 होगा। शुरुआत कल हुआ था, आज हमारा दूसरा दिन है। तो आइए चलते हैं हम लोग सीधे मैथ के सवालों की तरफ। ठीक है, यस, आपके सामने सवाल आ चुका है। पहला सवाल क्या बोलता है कि नीचे दिए गए तालिका का अध्ययन कीजिए और फिर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक तरफ सब्जेक्ट है छात्रों की संख्या, जिसमें लड़कियों का परसेंट कितना है, लड़कों का परसेंट कितना है, ये आपको दे रखा है इस चार्ट में। तो अंग्रेजी पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या और कंप्यूटर पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या क्रमशः अनुपात आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अंग्रेजी को राउंड करूँ तो वो देख लेना आप। एक तरफ अंग्रेजी, एक तरफ कंप्यूटर, दोनों में सिर्फ लड़कियों के प्रतिशत, ये या फिर यूं कहो कि लड़कियों का जो संख्या है उसका अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे 70 का 50% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 35। और 90 का 40% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 9 गुना 4 यानी कि 36। दिस इज द रेशियो। तो पहला सवाल बहुत ही आसान आपको देखने को मिला है। हम लोग चलते हैं नंबर 2 पे। कौन सा समुच्च एक त्रिभुज बनाता है? एक त्रिभुज के अंदर तीनों जो कोण का सम होता है वो 180 होता है। आप काउंट डाउन कर लो कि कौन सा तीनों का सम जो है 180 दे रहा है, वो सवाल का आंसर हो जाएगा। पहले दोनों सवाल बहुत ही आसान। तीसरे पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आपने देखा होगा tan हो चाहे cot हो, अगर वो मल्टीप्लीकेशन में है और दो एंगल का सम अगर 90 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। पढ़ा है आपने? तो यहाँ पे देखो 27 और 63 दोनों मिलकर के 1 दे देंगे। ठीक वैसे ही 13 और 77 मिलकर 1 दे देंगे, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू कॉट 60, और कॉट 60 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है। तो ये भी आपका सवाल आसानी हुआ। नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा खींची गई है। एबी और एसी से क्रमशः पी और क्यू बिंदुओं पर मिलते हैं। मैं जरा एक त्रिभुज का निर्माण करता हूं, आप जरा देखना। ठीक है, मैं एक त्रिभुज का निर्माण करता हूं। ठीक है भैया। तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि ये तुम्हारा ए है, फिर ये बी और ये सी। तो बीसी के समानांतर यानी कि इसके समानांतर एक लाइन खींच दिया हमने जो इसके समानांतर है, और ये जो पॉइंट है पी और क्यू पर ए बी और ए सी पर मिलते हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है कि यदि ए पी की लंबाई क्यू सी के बराबर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई मान लिया हमने वो एक्स है, तो क्यू सी भी लंबाई कितनी हो जाएगी, एक्स के बराबर। पहली बात। ए बी की लंबाई पूरा 16 है, मतलब यहाँ से लेकर के आप देखो यहाँ तक की लंबाई है 16। ठीक है, और ए क्यू की लंबाई कितनी है, तो आप बोलेंगे 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर बोलिए। तो सी क्यू की लंबाई कितनी है आपको वो बतानी है, सी क्यू यानी कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मुझे एक बात बताइए, थेल्स थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन अगर दो ट्रायंगल के अंदर क्या है, समानांतर है, तो उसका जो अंतः पार्ट होता है वो क्या होता है, रेशियो के अंदर होता है। मतलब या तो मुझे करना पड़ेगा ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपन क्यू सी। कोई दिक्कत है क्या अगर मैं ऐसे लिखूं कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ए पी की जो लंबाई है वो मेरे पास एक्स है। अब पीबी की लंबाई की बात करूँ तो ये पूरा 16 है, तो 16 माइनस एक्स मुझे लिखना पड़ेगा, बताइए। और ए क्यू की लंबाई हमारे पास 4, क्यू सी की लंबाई फिर से हमारे पास एक्स आ चुका है। क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल सही है। आओ जरा क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा 64 माइनस 4x। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। क्या मैंने सही बोला? अब यहाँ पे इसको तुम तोड़ दो, लेकिन आंसर तुम देख रहे हो कि रूट में है, तो कहीं ना कहीं ये टूटने वाला तो है नहीं, तो हम क्यों ना इस द्विघात समीकरण इक्वालिटी इक्वेशन के फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आओ जरा सॉल्व करें। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो बी स्क्वायर का मतलब 4 गुना 4 16, बी स्क्वायर माइनस 4, इसलिए माइनस माइनस प्लस 4ac। ठीक है, तो 4 इंटू 1 इंटू 64 बाई 2a, तो 2 इंटू 1। क्या मैंने सही बोला? ये बन जाएगा -4 प्लस माइनस। ठीक है, अब तुम एक बात बात देखो, यहाँ से अगर मुझे यहाँ पे 2 को काटना है, तो 2 को अगर मुझे काटना है या फिर उससे शॉर्टकट तरीका, ये शॉर्ट हो जाएगा, ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। ये देखो 16 प्लस 4 छक 24, 256, 62, 272।
272। क्या मैंने सही किया? ये रूट में आ जाएगा बाई 2। ठीक है, 256 प्लस 16, 272/2। ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो तुम ऐसे कर लो, या फिर अगर कैलकुलेशन ज़्यादा दिक्कतें ना आए इसके चक्कर में ये कर सकता हूँ मैं कि यहाँ मैं 16 को कॉमन निकाल सकता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि 16 मैंने जैसे ही कॉमन निकाला तो यहाँ 1 बच गया, 1 प्लस 4 गुना 4 16, यानी कि बन जाएगा 17। रूट के अंदर का रूट है ये। बताइए, मिस्टेक हो गई मेरे से। ये रूट अंदर रूट नहीं बल्कि बीच में मल्टीप्लीकेशन हुआ। क्या मैंने सही बोला? देखो जरा, मैंने क्या किया, 16 मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया 16। 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 17। ठीक है भाई। अब यहाँ से अगर तुम्हें 2 को काटना है तो तुम 4 को तुम यहाँ से निकालोगे बाहर तो 2 आएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ से काटूंगा 2 को तो ये 2 इसको काटेगा 2 बार में, और यहाँ से 2 काटने के लिए मुझे 4 बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि अंदर सिर्फ 4 बचेगा। बताओ, यानी कि यहाँ बच गया -2 प्लस माइनस 4 को हमने बाहर निकाला, 2 आ गया, √17 अंदर का अंदर रह गया। अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो x है ये एक लाइन है, तो लाइन कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या? लाइन की जो लंबाई है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कांट बी नेगेटिव, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस वैल्यू को नहीं ले सकते, तो आपको लेना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, यानी कि -2 प्लस √17, 2√17 इस सवाल का आंसर होगा। ये बढ़िया सवाल है, मुश्किल नहीं है बट बढ़िया है, थोड़ा सा समझने लायक है, और एक बढ़िया सवाल आपके सामने आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर सवाल क्या बोलता है। लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया। मतलब अगर 100 रुपये में खरीदा तो उसको अंकित कर दिया 120 में। ठीक है, 5% लाभ अर्जित करने के लिए कितना परसेंट डिस्काउंट करें? तो लाभ का मतलब इसके बेस पे होगा, यानी कि एसपी हमको चाहिए भैया 105, तब हमको 5% का लाभ हो जाएगा। तो कितना हमने डिस्काउंट दिया बताओ? 15 का डिस्काउंट दिया आउट ऑफ 120। बोलिए, इसी को बोलते हैं 1/8, और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। आसान था, आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाशक एक पुस्तक विक्रेता को 1574.80 के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर पुस्तकें बेचता है। यदि पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर पुस्तकें बेचता है तो उसका भाड़ा आदि पर व्यय इतना रुपया होता है, तो उसका लाभ ज्ञात करें। ठीक है, यानी आपसे ये कह रहा है कि प्रकाशक पुस्तक विक्रेता को इतना रुपया के अंकित मूल्य पर छूट देकर बेचता है, 20% की छूट दिया और बेच दिया। अगर अगर मैं इसका 20% निकालूं तो आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा? 1574.80 का आपको निकालना है 20%, यानी कि 1/5, यानी कि 1/5, 5 से निकालो, ये क्या हो गया? ठीक है, तो 5 से काटो जरा, 5 गुणा 3 15, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 0.59 45, और ये 6। सही किया मैंने। अब इतना आपको छूट दिया है, लेकिन आपके सामने ये कह रहा है कि छूट के अलावा आपके सामने इतना रुपया खर्च भी कर रहा है, व्यय कर रहा है भाड़ा आदि पे, यानी कि ये जो लाभ होने वाला है इस लाभ में से आप इतना रुपया कम कर देंगे तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि 269.56 होने वाला है। आसान सवाल था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। एक ही वैल्यू 60 डिग्री, बी 30 डिग्री, तो आपको ये और वैल्यू निकालना है। साइन ए कॉस बी प्लस कोस साइन बी होता है, साइन ए प्लस बी होता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 90, साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। बहुत ही आसान, बहुत ही, इस बंदे ने तो कुछ चूज नहीं करा है, मुझे बहुत खराब लगता है आसान सवाल को छोड़ते हो ना, मुझे बहुत खराब लगता है। ए माइनस बी की वैल्यू है 9 और ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू है 4401। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, आप इसको अगर तोड़ोगे तो कैसे बनेगा बताओ? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसकी वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 4401। अब मुझे बताइए, ये a माइनस बी का वैल्यू कितना है? 9, यानी कि 9 से अगर मैं काट दूं तो 9 चौका 36, 8 0, 9 अठे 72, 9 9 81। यहाँ पे आपको ए बी का वैल्यू निकालना है, लेकिन ए बी का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ये हम कैसे निकाल पाएंगे आप मुझे बताओ? तो अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करूं तो आप देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बन जाएगा प्लस 2ab, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ ए बी के फॉर्मेट में, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 2ab,
यानी इसके बदले हम लिख सकते हैं 81 प्लस 2ab, और ab हमारे पास पहले से है, इज इक्वल टू 489। यानी 3ab की वैल्यू आ चुकी है 489 माइनस 81, यानी कि ab की वैल्यू आ चुकी है 408/3, यानी कि 1, 3 और 6। ये इस सवाल का आंसर होगा। समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल। सही बोला मैंने। आगे बढ़ जाते। एक व्यवसाय में ए जो है कामकाजी भागीदार है और बी एक निष्क्रिय भागीदार है। ठीक है भाई, होल्ड करिएगा 1 मिनट। ठीक है, किसी व्यवसाय में ए जो है कामकाजी भागीदार है और बी एक निष्क्रिय भागीदार है। ए व्यवसाय में 30,000 रुपए का निवेश करता है, जबकि बी 50,000 रुपए का निवेश करता है। ए व्यवसायिक प्रबंधन के लिए अर्जित लाभ का 20% प्राप्त करता है और शेष राशि को उनकी पूंजीगत के अनुपात में विभाजित कर दी जाती है। तो अगर मान लिया 10,000 रुपए का लाभ हुआ, तो पहले पहले 20% यानी कि 2,000 रुपए ये ऑलरेडी कौन ले चुका? ए हमारा, क्योंकि वो क्या है, एक कामकाजी भागीदार है। अब मेरे पास सिर्फ 8,000 रुपये बचा हुआ प्रॉफिट में। ये 8,000 इनके 30,000 और 50,000 रुपया के इन्वेस्टमेंट के अनुसार लगेगा, यानी कि 3:5 के रेशियो में लगेगा। इसको मिल जाएगा 3,000, इसको मिल जाएगा 5,000, यानी कि बी को कितना मिला? 5,000। बहुत ही आसान। एक मूवी टिकट के मूल्य में 12 इंटीजर 1/2% की वृद्धि की जाती है और आपसे कह रहा है कि टिकट की बिक्री में भी इतना वृद्धि हो जाती है, तो कुल आय में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 12.5% वृद्धि का मतलब होता है कि 1/8 का वृद्धि, यानी कि पहले 8 था अब 9 हो गया। 8.5% के वृद्धि का मतलब 17/2। 17/2% का मतलब होता है 1/100, यानी कि 200 में 17 का इंक्रीमेंट। पहले कितना था? 200 था, अब कितना हो गया? 217। ये तुमको रेशियो से आप निकाल सकते हो कितना परिवर्तन हुआ, कितना वृद्धि हुआ। बताइए, क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल सही बोला। ठीक है, आओ जरा गुना करें। ये बन जाएगा आपका 16, 100, और ये बन जाएगा आपका 9 दूना 18, 17 9 153, यानी कि 1953। तो आप अगर देखें कितने का वृद्धि हुआ है, तो आप बोलेंगे 353 का वृद्धि है। किस बेस पे? 1600 के बेस पे, इंटू 100%। बोलिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 16 दूना 32, 33, 16 दूना 32, फिर 1 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग, 22.0 समथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का आंसर होगा। टिक लगाइए, निकल जाइए यहाँ से। पानी और दूध के एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से दोगुनी है। बोलिए, दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से दोगुनी है, जैसे मिल्क की मात्रा है और पानी की मात्रा है। 2:1 आपको सवाल में दे रखा है। गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में 90% दूध होना आवश्यक है। मतलब आपको जो है 90% दूध चाहिए और 10% आपको पानी चाहिए। यदि मिश्रण का आयतन भैया भी है, यदि मिश्रण का आयतन कितना है? भी है, तो गुणवत्ता मानक पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में कितना लीटर पानी जो है वो ऐड करना पड़े, सॉरी कितना दूध जो है वो ऐड करना पड़ेगा। ये सवाल का आपका जो है वो आपको चाहिए होगा। ठीक है भैया, अब इसको आप कर सकते हैं एलिगेशन से, बहुत ही शानदार तरीके से। बहुत ही शानदार तरीके से आप कर सकते हैं एलिगेशन से, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर दोनों का जो अनुपातिक जो सम है 2+1 3 है और यहाँ पे 9+1 10 है, थोड़ा सा दिक्कतें आ जाएंगी। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, हमें दूध को मिलाना है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले में कितना है, तो आप बोलेंगे 2 दूध है टोटल बेस 3 पे, 2 1 3 में 2 हमारा दूध है। दूसरे मुझे मिलाना है, मतलब पूरा का पूरा मुझे दूध मिलाना है, मतलब 1/1। पूरे मिश्रण में सिर्फ हमको दूध ही मिलाना है, तो 1/1 का मतलब होता है 1। और मुझे जो चाहिए वो 90% दूध चाहिए, मतलब 90% आउट ऑफ 10। 9 1 10 हो जाएगा। ये हमारा एलिगेशन बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ताकि मुझे वो चीज मिले जो मुझे आवश्यकता है। बताइए, अब यहाँ तुम 1 में से 9/10 तुम कम करो, 1 में से 9/10 कम किया आपने, तो कितना बन जाएगा? 1/10। ठीक है, और यहाँ पे 9/10 में से अगर आप कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? क्या मैंने सही किया है? बिल्कुल मैंने सही किया है। ठीक है, यहाँ तुम अगर कम करोगे तो 9/10
-2/3, तो 27 - 20 यानी कि 7/3। 7/3 नहीं बल्कि 30, ये तुम्हारा रेशियो बनेगा। समझ गए बात? अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, 0 0 काट लोगे, तो 3:7 का रेशियो, 3:7 का रेशियो। या फिर अगर ऐसा आप नहीं भी चाहते हैं, इस रेशियो को लिखना, तो आपको रेशियो साफ साफ दिख रहा है, जिस तरह का आपका आंसर चाहिए वो आपका ऑलरेडी दिख रहा है। ये देखो 1:7/3। अगर आपने इसको भी माना है तो इसका कितना हो जाएगा, 7/3 भी आपको ऐड करना पड़ेगा। समझ गए बात? तो बहुत ही बढ़िया सवाल था ये वाला, अगर आप इसको टिक लगाएंगे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। बढ़िया सवाल है ये आपके सामने, ठीक है, तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं मेरे हिसाब से। एलिगेशन का एक बढ़िया इस्तेमाल आपको इसमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। साइन मैंने कॉस दे रखा है, तो आपसे कह रहा है कि साइन माइनस कॉस इज इक्वल टू, अगर 0 है मतलब मैं कह सकता हूँ कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कॉस के बराबर है। तब होता है जब थीटा की वैल्यू कब होती है, 45। बताइए, तो साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन 135, बोलिए, प्लस ये बन जाएगा साइन 45, ये बन जाएगा साइन 45। इसका वैल्यू भी होता है साइन 90 प्लस थीटा यानी कि कॉस 45 यानी कि 1/√2, और ये भी हो जाएगा 1/√2 यानी कि 2/√2 कट के हो जाएगा √2, और इस सवाल का आंसर हो जाएगा √2। ठीक है, नीचे अलग अलग शहरों ए, बी और सी और डी में स्टेशनों की संख्या दी गई है। तो आपसे कह रहा है भैया कि वृत्त आलेख पर सी और डी द्वारा बनाए गए कोण कितने हैं। ठीक है, अगर मैं जरा देखूं ध्यान से तो तुम खुद देखना। अगर मैं यहाँ पे देखूं 210, 70 और 80, 360, यानी कि अगर मैं एक जीरो काट के हटाऊं रेशियो के लिए, तो मेरे पास ऑलरेडी सबका सम 360 के बराबर है। यानी अगर सबका सम 360 के बराबर है तो वो डिग्री के बराबर भी है, मैं कह सकता हूँ। अगर ये 1200 है तो एक जीरो काट के हटाओ, एक जीरो काट के हटाओ, मतलब 120 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपको सवाल का आंसर पूछ रहा है कि सी और डी द्वारा बनाए गए कोण कितने हैं। तो सी और डी जो होंगे वो इसी के अंदर है, जो कि आपका 120 और 90 डिग्री के अंदर आपको डिग्री दिखाई देगा। बहुत ही आसान। इसका मान क्या हो जाएगा, ये तो आप चुटकी में कर सकते हैं। अगर ये 6 है भैया तो 3/4, इसका वैल्यू कितना, 6 का स्क्वायर 36 में, तो यानी कि 34, 36 में जो यानी कि 34। और ये आपसे कह रहा है कि आप कितना डिवाइड करने में एक्सपर्ट हो। 17×51/2 कितना हो जाएगा, 25.5, 25.5। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया हुआ एक वर्ष के लिए 50,000 पर 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 50,000 रुपया पर 8% की वार्षिक दर से, आपसे कह रहा है कि 50,000 रुपया पर 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अर्धवार्षिक से संयोजित होता है। ठीक है, ओके, हमारे पास टाइम है 1 साल, लेकिन जैसे ही हम अर्धवार्षिक की बात करेंगे तो रेट हमारा हो जाएगा आधा यानी कि 4%, और टाइम हमारा हो जाएगा 2 साल। बोलिए, हमको निकालना है कितना, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 1 साल के लिए 4%, अगले साल के लिए भी 4%। तो हम क्या करते हैं, 4 + 4 8, प्लस 4 का 4% यानी कि 0.16%। इतना परसेंट अगर हमने निकाल दिया तो हमारे सवाल का आंसर आ गया। बोलिए, क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल सही बोला। तो आप अगर निकाल दो 50,000 गुणा 8.16% का मतलब 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ से हटा दो तो 2 जीरो नीचे आएगा, 2 2 4, 4 मिलके 4 काट देगा, आंसर आ जाएगा 4080। इतना रुपया आपका ब्याज लगेगा 1 साल में अर्धवार्षिक के रेट से। रामाज्ञा के बारे में कह रहा है, रामाज्ञा के बारे में कह रहा है भैया कि अपने कंप्यूटर को 18%, 12% और 5% की 3 क्रमागत छूट पर अगर बेचा है, यदि कंप्यूटर का जो अंकित मूल्य है 36,000 रुपया है, तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा गंदा सवाल होगा, ऑल बिकॉज ऑफ की गुणा भाग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कुछ खास सवाल में दम है नहीं। ठीक है भैया, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, शॉर्टकट तरीके, या फिर शॉर्टकट अगर ना भी अपनाओ तो क्या कर सकते हैं, जरा बताओ क्या कर सकते हैं आप, मुझे बताओ। क्योंकि सारा जो आंसर है देखो 687, 876, 678, 76, मतलब ज़्यादा अंतर भी नहीं है, तो आपको एक्यूरेट करना ही पड़ेगा। तो मैं एक काम कर सकते हैं, अगर आपने डिस्काउंट दिया है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 18% डिस्काउंट का मतलब 100 की वस्तु को आपने 82 में सेल किया, यानी 50 की वस्तु को आपने 41 में सेल किया, मैं ये कह सकता हूँ। बोलिए, 12% डिस्काउंट का मतलब हुआ कि 100 की वस्तु को आपने 88 में सेल किया, यानी 25 के वस्तु को आपने 22 में सेल किया। हमने मन ही मन में काट ले रहा हूँ
ताकि दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। 5% डिस्काउंट का मतलब 100 की वस्तु 95 में सेल किया, मतलब 20 की वस्तु को आपने 19 में सेल किया। बोलिए अब इसका जो वैल्यू है, ये जो आपके पास वैल्यू है बताओ यहाँ पे, अरे यार, ये जो वैल्यू है ये वाला, ये कितने के बराबर है आप मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे 36,000 के बराबर है। मुझे निकालना है ये वाली वैल्यू, यानी कि इसको कर दो गुणा, मैं बाकी इसको ले आऊं नीचे। समझ के बाद आओ जरा काटते हैं आपके सामने। ठीक है, 50 गुणा 20 कितना होता है? 1000 से 1000 काट के हमने हटा दिया। ठीक है भैया, 1000 से हमने 1000 काट के हटा दिया। ओके, अब यहाँ पे कुछ कटने वाला है नहीं, तो आओ जरा गुणा कर लें। लेकिन गुणा करना आसान तब होगा जब नीचे पॉइंट या फिर जीरो वाली वैल्यू होगी। मतलब 25 को हमने 4 से गुणा किया, 100 बन गया, तो ऊपर भी हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखना कितना जल्दी बन जाएगा। 36 गुणा 4 144, यहाँ गुणा कर लो 41 22 इंटू 19 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 100। अब तुम एक बात ध्यान देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन में लास्ट में 72 है, तो यहाँ पे हम यूनिट डिजिट भी चेक नहीं कर सकते। क्या बात है, क्या सवाल है यार। कैलकुलेशन की तो एकदम चरम सीमा है ये सवाल। कैलकुलेशन का तो एकदम चरम सीमा है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। आओ जरा गुना कर लें। ठीक है, ये देखो 41 इंटू 4 164 कैरी 16, 164 70 80 यानी कि 18, 41 इंटू 18 कितना होता है 59, इंटू कर लो 19 दूना 38 कैरी 3, 38 और 3 कितना होता है 41, बटा कर लो 100, बटा कर लो 100। ठीक है, एक बार और गुना करना पड़ेगा दम लगा के। ठीक है, तो 418 गुणा 4, तो आप बोलेंगे 1672 कैरी हो गया 167। ठीक है, ओके, फिर जीरो से किया तो जीरो आ गया, मतलब कि 7 लिखा हमने और 16 हमारा कैरी हो गया। बोलिए 418 गुणा 9, 418 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 9 चौका 36, 18 नवे 162, यानी कि 3762 और 16, 3762 और 16 कितना हो जाएगा 3778, यानी कि हमने 8 लिख दिया और यहाँ बच गया 377 कैरी। 418 गुणा 5 2090 और 377 कितना हो जाएगा बताइए? तो आप बोलेंगे 2467। कितना हो जाएगा 2467। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो 2 डेसिमल यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा। ये तुम्हारा आ चुका है एक्यूरेट वैल्यू। बहुत टाइम दिया हमने इस सवाल में, आप इसको और भी शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझाना होता है तो मुझे बोलना पड़ता है, टाइम लगता है। ठीक है भैया, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, टाइम आगे बढ़ जाते हैं। कक्षा 5, 6 और 7, 8 के लड़कों लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया। आपके सामने कह रहा है कि किस छात्र में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। अरे भाई 6 5 11, ये तुम खुद से कर लो यार, बहुत ही आसान है। लड़के लड़कियों की संख्या जोड़ लो, कौन सा क्लास में हाईएस्ट है तुम खुद से कर लो यार, टाइम वेस्ट क्यों करना है। अमन वांट्स टू गेट हिज स्फेरिकल ओवरहेड वाटर टैंक ओवर, स्फेरिकल ओवरहेड है, स्फेरिकल एक टैंक है, उसको वो चाहता है कि वो ठीक है, जिसका डायमीटर है 7 मीटर, अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 मीटर, इसको पेंट करना है। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 15 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, तो आपसे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितने आएंगे। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या करेंगे, जो कर्व सरफेस एरिया है यानी कि 4 πr² है, उसको मुझे 13 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मुझे गुना करना पड़ेगा, ताकि ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली मुझे क्या दे देगा बताओ, ये दे देगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, दे देगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। समझ में आगे बात? आओ जरा बात करें। अगर आपके पास रेडियस 7 होता तो πr² की वैल्यू 154 होती, लेकिन 7 का आधा है, तो πr² वैल्यू आधा का स्क्वायर यानी कि 1/4 से डिवाइड कर देंगे हम, इंटू कर लो 30, 4 4 कट गया। आप जरा देखो, 13 चौका 52 कैरी 5, 13 पचे 65 5 70 कैरी 7, 13 और 7 कितना होता है 2000, 2002 रुपया लगेगा उसको इस स्पेरिकल को फील्ड को, सॉरी फील्ड बोल रहा हूँ, स्पेरिकल जो टैंक है उसको पेंट करवाने। ये आपके सामने सवाल है, तो आप चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताइए जरा, मुझे भी जानना है। हम क्या अप्लाई करेंगे, हम करेंगे पहले x - 1/x निकालेंगे। इससे फायदा क्या होगा,
कि x प्लस वन अपॉन एक्स और x माइनस वन अपॉन एक्स मिल जाएगा, तो मैं a प्लस बी और a माइनस बी को अप्लाई कर सकता हूँ गुना करने के लिए। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करो 25 दूना 50 माइनस आएंगे 46 का अंडर रूट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ गए, यानी कि 5 से और √2 जो है, तो √2 यहाँ से निकाल लो, यानी कि 2 बाहर हो जाएगा, यानी कि 10√23, 10√23। ठीक है, ये मुझे आंसर देने में कारगर होगा। अब यहाँ से मुझे यहाँ पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास a माइनस वन अपॉन ए मालूम है, तो ए क्यू माइनस वन अपॉन ए क्यू निकालने का तरीका ये होता है कि आप जो वैल्यू है उसका क्यूब करो और प्लस 3 टाइम्स उस वैल्यू को जोड़ दो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10√23 कॉमन निकाल लेंगे, तो स्क्वायर करो 100 और गुना 23, यानी कि 2300 प्लस ये हमने बाहर निकाला, यानी कि 3 जोड़ दो इसमें, 2303 और फिर 0, यानी कि 2303 और 0 से गुना कर लो, यानी कि √23। यही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ जाता हूँ। एक कंप्यूटर नकद भुगतान पर 39,000 रुपये के भुगतान के रूप में 19,000 रुपये और उसके बाद 4200 रुपये की 5 मासिक किस्त पर उपलब्ध है। किस्त योजना के अंतर्गत वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। ये सवाल इस शिफ्ट का मेरे हिसाब से बेस्ट सवाल होने वाला है, चाहो तो टिक लगा सकते हो, मेरे हिसाब से बेस्ट सवाल है क्योंकि इसमें कुछ समझने को मिलेगा। अगर तुम सिंपल ये बोलो कि एक बार में तुम 39,000 रुपये पेड कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास सिर्फ इतने पैसे हैं, मतलब कि 20,000 रुपया या तो आप बाकी लगा रहे हो, तो 20,000 के बदले आप क्या कर रहे हो, 4200 5 अलग अलग किस्त में आपको पेड करना पड़ेगा। समझ गए बात, 5 अलग अलग किस्त में आपको पेड करना पड़ेगा। तो या तो तुम ये कहो कि तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया हमने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मान लिया हमने कि वो R% के बराबर है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि वार्षिक ब्याज कितनी है, तो अगर वार्षिक ब्याज R% है तो तुमने 5 मासिक किस्त दिया है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 20,000 रुपया का 5 महीने का, यानी कि 5/12 R% जो होगा, 12 R% यानी कि R/100। ठीक है, R/100, ये जो वैल्यू आएगी, ये जो ब्याज आएगा, ये ब्याज किसके बराबर होगा आप मुझे बताओ। जैसे देखो, अगर आपको 4200 रुपया पेड करना है कितने बार, 5 बार, तो जब पहले महीने हम पेड करेंगे तो उस पर सिर्फ 1 महीने का ब्याज लगा, अगले महीने जो हम पेड करेंगे उस पर 2 महीने का ब्याज लगेगा, तीसरे महीने जो हम पेड करेंगे उस पर 3 महीने का ब्याज लगेगा। बोलो, ऐसा होता है ना। अब जो आखिरी महीने हम देंगे उस आखिरी महीने का ब्याज तो होगा ही नहीं। समझ रहे हो बात, मैं समझाने की पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो अंतिम में देंगे उसका कोई ब्याज ही नहीं होगा। तो सिर्फ अगर 5 महीने का ये मतलब हुआ कि पहले वाले पे 4 महीने, फिर 3 महीने, 2 महीने और ये 1 महीने, इतने महीने का हमको ब्याज पे करना पड़ेगा 4200 रुपये के प्रिंसिपल पर। तो 4 3 7 2 9 1 10 महीना, तो या तो 20,000 रुपये का 5/12 R% निकाल लो, या फिर इस 4200 रुपया का 10/12, 10 महीने आउट ऑफ 12 महीने इंटू R%, तब भी हमारा क्या आएगा, वैल्यू सेम आएगा। बात को समझ रहे हो। तो इस R, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, अच्छा हाँ मिस्टेक हो गई मेरे से, ये इतना ब्याज और प्लस प्लस आपको देना पड़ेगा कितना, प्लस आपको देना पड़ेगा, होल्ड करना, मैं ही भूल गया क्या, कभी कभी दिमाग से कोई चीज़ उतर जाती है, लेकिन बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है भैया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। हाँ, मैंने मिस्टेक ये करा है ना कि मैं सिर्फ ब्याज को इक्वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमको ब्याज निकालना पड़ेगा 20,000 पे, लेकिन एक साथ मुझे 20,000 रुपये देना भी तो पड़ रहा है, बताओ। और यहाँ पे 42,000 करके मुझे कितना देना पड़ रहा है आप मुझे बताओ, 42,000 गुणा 5, यानी कि 21,000 हमको पेड भी तो करना पड़ रहा है। तो ये मुझे इक्वेट करना पड़ेगा, ये दोनों जो वैल्यू होगा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काटा हमने, और 4 से काट लो 3 बार में, 4 से कट जाएगा 50 बार में, यानी कि 20,000
प्लस 250/3R इज इक्वल टू, इसको तुम काटोगे तो 2 जीरो से यहाँ पे 1 और 2 कट जाएगा, फिर 6 दूना 12, 6 सत्ते 42 और 0, यानी कि ये बनने वाला है आपका 21,000 प्लस 70/2 को हम क्या बोलेंगे, क्या मैंने सही कहा ना, 20 से कट जाएगा 35, यानी कि 35R, 35R, क्या मैंने सही किया? ठीक है। अब यहाँ पे तुम अगर इसको ले आओ इस साइड, यानी 105 अगर कम करोगे तो बन जाएगा भैया 145/3R इज इक्वल टू 1000, यानी कि जो R की वैल्यू आ चुकी है वो कितनी हो जाएगी, 5 से काट लो पहले, 5 दूना 10, 5 9 45, और ये 5 से कट जाएगा 200 बार में, बोलिए, यानी कि 200 गुणा 3, यानी कि 600/29%, यानी कि R की वैल्यू 29 दूना 58, 20 यानी कि 0, और ऊपर बचेगा हमारे पास 20/29%। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं वहाँ पे इंटरेस्ट को इक्वेट कर रहा था, यही फायदा होता है जब प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को, तो आप भी अपनी कोई चीज़ें भूल रहे होते हैं उसको आप याद कर लेते हैं। ठीक है, मैं पहले से रट के तो आता नहीं हूँ, मैं आपके सामने करता हूँ, गलती होगी तो होगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम भी आपके सामने ही कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए किस तरह से एग्जाम हॉल में आपको ट्रीट करना है सवालों को। ठीक है, घबराना नहीं है, जैसे हम करते हैं वैसे ही करिए, फटाफट करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जैसे हमने पहले क्या किया कि 39,000 रुपया का जो है 19,000 हमने पेड कर दिया, तो बच्चा को 20,000 रुपये का आप या तो 5 महीने का ब्याज निकाल लो उस रेट से, या फिर उस 4200 को जो 5 बार आपने दिया है वो 21,000 रुपया हो गया, और उसका 4200 रुपया का आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 10 महीने का अलग अलग। तो इस तरीके से आपने सवाल को हल किया, बहुत ही बेहतरीन सवाल में से एक। 20 cm और 20 cm त्रिज्या वाले दो वृत्तों पर एक वनिष्ठ स्पर्श रेखा है, दोनों वृत्तों के बीच की दूरी अगर 35 है, अगर इन दोनों को तुम जोड़ोगे तो बन जाएगा 45 सेंटीमीटर। जब R1 प्लस R2 की वैल्यू उन दोनों के उन दोनों सर्कल के केंद्र के बीच की दूरी से अगर बड़ी हो, मतलब मैं कह सकता हूँ कि दोनों सर्कल जो होंगे वो एक दूसरे से कट कर रहे होंगे, पता है आपको। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये कौन सा होता है, ये वाला होता है, बताओ। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई क्या होती है, आपने कितनी बार पढ़ा होगा कि R1 की केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर क्या होता है, ये जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ जो भी ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, टेंजेंट, ये जो होता है अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर। कितना दे रखा है पहले से आप बताओ, 35, 35 का स्क्वायर 1225 माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि 25, समझ गए, यानी कि अंडर रूट 1200, तो 400 का 20 और 3 रह गया अंदर, इतना आपका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए पहले से, इस बंदे ने कुछ भी यूज ही नहीं किया है। बहुत ही खराब लगता है आसान सवाल को आप छोड़ते हो तो। कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल नहीं है, आप खुद से ट्राई करो भैया, इसमें टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दो वृत्तों केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है, फिर से वही सवाल, यहाँ पे उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ पूछ रहा है आपसे, ट्रांसवर्स वाला, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, माइनस नहीं बल्कि जो रेडियस है R1 प्लस R2 को प्लस कर देते हैं। समझ के बाद यहाँ पे देखो जो त्रिज्याएं दे रखी है वो कितनी है, तो आप बोलेंगे 5 और 4, केंद्रों के बीच की दूरी है 12, यानी कि 144 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा, मतलब 12 के स्क्वायर में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 5 प्लस 4। अनुप्रस्थ वाले केस में रेडियस को प्लस करते हैं, यानी कि R1 प्लस R2 का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 का अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि अंडर रूट कितना हो जाएगा, 63, सवाल का आंसर हो जाएगा। एक आदमी 225 में खिलौना खरीदता है और इसे 210 में सेल कर देता है, तो इसका हानि परसेंट कितना होगा, तो आप बोलेंगे 15 रुपए का हानि हुआ है, किस बेस पे, 225 के बेस पे, यानी कि 1/15 का हानि हो रहा है, इंटू कर लो 100%, यानी कि 20/3%, इसी को हम बोलेंगे 6.67%। आते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ। समूह ए और बी का जो औसत भार है क्रमशः 12 और 24 kg है। समूह ए के सदस्यों और समूह बी के सदस्यों का जो अनुपात है वो 1:2 है, तो दोनों का एवरेज निकालो। कुछ नहीं, 12 × 1 प्लस 24 × 2, और जो एवरेज का निकालने के लिए 2 + 1 3, बोलिए 48, और 12 कितना हो जाएगा, 60/3 इज इक्वल टू 20 kg।
तो आखिरी सवाल बहुत ही आसान। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे शिफ्ट में 4-5 सवाल थोड़े बढ़िया थे, बाकी सारे सवाल मॉडरेट लेवल के थे और 5-7 सवाल तो ईज़ीएस्ट में से एक थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस टाइम।